हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में एक्चुअली एक ऐसा सेक्टर और ऐसा स्टॉक कवर करने वाला हूं जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा खासा रिटर्न्स बना के देगा। इनफैक्ट इस सेक्टर में काफ़ी टेलविंड्स देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री मल्टी बैगर बन सकती है। जितनी भी टॉप मोस्ट कंपनीज हैं इस सेक्टर में, सारी की सारी अच्छा कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाँ, सबसे पहले तो मोट की बात करते हैं। मोट बेसिकली क्या होता है, जो ये इसका ओरिजिन है वो बेसिकली कहाँ से आया था, जब ऑब्वियसली किंग्स क्वींस एंड एम्परर्स का टाइम था। तो उस समय में क्या होता था, वो लोग अपना किला को सेफगार्ड करने के लिए अपने किले के चारों ओर या फोर्ट के चारों ओर एक बहुत बड़ा गड्ढा एंड खोद देते थे। वहां पे बेसिकली उसको क्रोकोडाइल्स या स्नेक्स एंड मे बी अलग अलग जो भी है, ताकि एनिमीज उसको अटैक नहीं कर सके एंड फोर्ट में वो सेफ रह सके। तो इसका जो ओरिजिन है ये यहीं से आया था। उसके बाद क्या होता है कि इकोनॉमिक मोड जो है या फिर जो ओवरऑल मोड है, ये एग्जांपल जैसे अपने को पेंट्स इंडस्ट्री में अच्छा खासा देखने को मिलता है। जैसे एशियन पेंट्स, बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिटर्स आए बट एशियन पेंट्स को कोई हिला नहीं पाया। एंड एशियन पेंट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज है जो लीडिंग कंपनी होने के बावजूद अपना जो मार्केट शेयर है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है। तो पॉइंट ये है कि अभी जो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, उसने बेसिकली पेंट्स इंडस्ट्री में एंटर करने का डिसाइड किया है। उसने इन्वेस्टमेंट अपना डबल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि पेंट्स इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करती है। And इसके ऊपर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है जैसे बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ी कंपनी जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है वो कहीं ना कहीं जब एंट्री लेगी तो कुछ तो इम्पैक्ट आएगा। एशियन पेंट्स का जो मोड है करंटली, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। ओवरऑल जो पेंट्स बिजनेस में क्या होता है कि आपका जो लेबर चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ पेंट्स। पेंट्स का प्राइस उतना नहीं होता, लेबर का चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, टू सम एक्सटेंट पेंट्स कंपनीज जो भी हैं, एशियन पेंट्स वगैरह, उनके पास प्राइसिंग पावर भी रहता है। क्योंकि ओवरऑल जो पेंट का प्राइसिंग है, चाहे वो जैसे आप अपने घर में पेंट कराते हो, तब आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आता है वो लेबर का आता है कंपेयर टू पेंट्स। पेंट्स इतने महंगे नहीं होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एशियन पेंट्स जैसी कंपनी को काफ़ी फायदा मिलता है। लेकिन अभी जब एक कॉम्पिटिटर आ रहा है, एक बिग कॉम्पिटिटर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिस्क तो लग रहा है। बट क्योंकि उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये बोल रहे हैं कि एशियन पेंट्स में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्मॉलर कंपनीज जो हैं उनके ऊपर असर आएगा। बट स्टिल मुझे लगता है कि ग्रासिम इंडस्ट्रीज भी फॉर एग्जांपल अपना फुटहोल्ड जमाने के लिए मे बी डीलर्स को, रिटेलर्स को अच्छा खासी कमीशन दे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए अब आते हैं उस सेक्टर की तरफ। जो ये सेक्टर है बेसिकली ये वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छा करने वाली है आने वाले टाइम में। इसमें बेसिकली काफ़ी फैक्टर्स हैं जो फेवरेबल बना रहे हैं इस इंडस्ट्री को। बेसिकली रिन्यूएबल पावर एनर्जी जनरेशन है। उसके बाद ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है इंडिया में। एंड आप देखे होंगे अभी रिसेंट में, लास्ट फ्यू इयर्स में बहुत सारी सिटीज़ में मेट्रो रेलवेज पे काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन मेट्रो रेलवेज है वहाँ से जो वायर्स एंड केबल्स हैं इनकी डिमांड अच्छी खासी आ रही है। उसके बाद स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी ये पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है, फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में या काफ़ी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में, या इनफैक्ट काफ़ी बिग सिटीज़ में भी क्या होता है, अभी जो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है वो बेसिकली ग्राउंड के ऊपर होती हैं। तो अभी जो अटेम्प्ट किया जा रहा है कि सारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस ग्राउंड के नीचे शिफ्ट कर दी जाए, तो उसके वहाँ से भी अच्छी खासी वायर्स एंड केबल्स की डिमांड्स आएगी। उसके बाद गवर्नमेंट का जो फोकस है पावर, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन, उसके वजह से पावर्स एंड केबल इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल आउटलुक मिल रहा है आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वायर्स एंड केबल्स में जितनी भी ये टॉप मोस्ट कंपनीज हैं ये शायद आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। उसके बाद जो हो रहा है कि वायर्स एंड केबल्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा हेडविंड्स देखने को मिल रही हैं, या बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो मार्केट शेयर है उससे ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली पावर्स एंड वायर्स एंड केबल्स ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां अब जितने भी, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हों, चाहे वो नॉर्मल रेजिडेंशियल हाउस होल्ड्स हों, वो अब क्या चाह रहे हैं कि एटलीस्ट फायर वगैरह के हजार्ड से बचने के लिए जो वायर्स एंड केबल्स हैं वो ब्रांडेड हों ताकि सेफ्टी बनी रहे।
तो आप जैसे देख सकते हैं, राइजिंग मिडिल क्लास इनकम्स एंड ग्रेटर कस्टमर इन्वॉल्वमेंट इन इलेक्ट्रिकल परचेज एंड प्रेफरेंस फॉर क्वालिटी एंड ब्रांड्स आर ऑल्सो ड्राइविंग द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इन द रिटेल वायर्स एंड केबल्स मार्केट। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं इस सेक्टर में, उन कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने की आशा है आने वाले टाइम में। उसके बाद काफ़ी जो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में वर्क नहीं करता, ओवरऑल इकोनॉमी देखनी पड़ती है। इंडिया की जीडीपी ऑब्वियसली जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो कोविड की वजह से एंड राइजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से काफ़ी ज़्यादा जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो डिक्लाइन हुई है, या एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुई है। बट स्टिल इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी, अगर हाईएस्ट नहीं तो एटलीस्ट वन ऑफ द टॉप मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ रेट है वो इंडिया की सबसे ज़्यादा होने वाली है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। आई थिंक चाइना को बीट कर जाएगा इंडिया ग्रोथ रेट से, एटलीस्ट इन द नेक्स्ट 3 to 4 years। उसके बाद जो है इंडिया इज ग्रोइंग रैपिडली, और जो बोल रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, मे बी वो टारगेट अचीव हो या नहीं हो, बट स्टिल इतना कंफर्म है कि ग्रोथ अच्छी खासी होने वाली है। उसके बाद जो जीएसटी है वो भी अच्छी खासी रेवेन्यू आ रही है वहाँ से भी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एफ है उनका बेसिकली क्या हो रहा है कि उनका जो लास्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपना पैसा निकाला है इंडियन मार्केट से, बट स्टिल एफडीआई जो है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको बोलते हैं जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन प्लेयर्स। तो वहाँ पे जो हो रहा है, जो एनुअल एफडीआई है वो कहीं ना कहीं हाईएस्ट आई है 21-22 में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज है इंडिया की वो अगर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पावर वायर्स एंड केबल्स की डिमांड अच्छी खासी बढ़ने वाली है। एंड ऑलरेडी इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है अमंग G20 कंट्रीज, तो ऑब्वियसली चाइना से ऑलरेडी ज़्यादा ग्रोथ रेट है इंडिया की अभी, बट स्टिल आई थिंक जो गैप है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। उसके बाद जो पावर एंड केबल सेक्टर है आप देखेंगे, इसमें बेसिकली बोल रहे हैं कि 9 to 9.5 ट्रिलियन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 19 to 23 में एक्सपेक्टेड है। उसके बाद एक्सपेंशन इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इंडिया को बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे गवर्नमेंट लॉन्च करने की कोशिश कर रही है, तो वहाँ से अच्छी खासी केबल की डिमांड रहने वाली है। एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड वाइड। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई है, आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया इलेक्ट्रीफाई हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है रूरल इंडिया की, वहाँ से वायर्स एंड केबल्स की डिमांड फिर से बढ़ने वाली है। उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर, अगेन गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है, स्पेसिफिकली जो हाउसिंग फॉर ऑल वगैरह स्कीम है वहाँ से अच्छी खासी डिमांड आने वाली है। एंड स्पेसिफिकली जो फॉर एग्जांपल ग्रोथ इन न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जो छोटी छोटी फैमिलीज होने लगी हैं, या मे बी जो घर के बच्चे होते हैं वो बेसिकली दूसरी सिटीज़ में जाके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ही जो छोटा भाई है वो मुंबई में अपनी वाइफ के साथ रह रहा है, रिजर्व बैंक में काम कर रहा है, तो वैसे ही है, राइज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से हाउसिंग डिमांड बढ़ने वाली है, और उसकी वजह से पावर एंड केबल वायर्स एंड केबल्स की डिमांड अच्छी खासी रहने वाली है आने वाले टाइम में। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में अच्छी खासी डिमांड होगी, क्योंकि इंडिया इन्वेस्टमेंट इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छी खासी हो रहा है, डोमेस्टिक से भी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है कैपिटल गुड्स में। उसके बाद ग्रोथ ड्राइवर्स जो हैं, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी एडिशन, इंक्रीजिंग एफडीआई इन्फ्लोज, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल बना रहे हैं। जो अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को टारगेट करना है तो वहाँ कहीं ना कहीं आप प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग के थ्रू वायर्स एंड केबल्स को टारगेट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है केईआई इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ केबल्स एंड वायर्स है, विद अ वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। इनका जो पोर्टफोलियो है वायर्स का वो काफ़ी काफ़ी ब्रॉड है, तो कहीं ना कहीं जो रिस्क होता है वहाँ कम हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं वायर्स एंड केबल्स में। आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट्स पे अभी जो इनका जो रेवेन्यू स्प्लिट है वो काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल पे आता है, उसके बाद रिटेल पे, एंड उसके बाद एक्सपोर्ट से। बट अभी रिसेंट में कंपनी क्या फोकस कर रही है, रिटेल में अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि क्योंकि रिटेल में क्या होता है मार्जिन ज़्यादा मिलती हैं, तो स्पेसिफिकली वहाँ से नेट प्रॉफिट्स में अच्छा असर आ सकता है अगर इनका रिटेल में प्रेजेंस बढ़ता है तो फ्यूचर में। उसके बाद ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ्स है इनकी, वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशंस, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी 5 लोकेशंस पे हैं, एंड जहाँ पे हैं वो बेसिकली महाराष्ट्र एंड राजस्थान, वहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक है, एंड वहाँ पे जो कंडीशंस हैं बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा कंड्यूसिव है। उसके बाद रिटेल सेगमेंट में अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है इनका।
उसके बाद एक्सपोर्ट्स प्रेजेंस भी है, ये मोस्टली 50 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। ऑफिसेज इन 5 कंट्रीज हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहा है इनका। वाइड प्रोडक्ट बास्केट है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ देखने के लिए, लो कस्टमर कंसंट्रेशन है। बेसिकली जो इनके टॉप 10 कस्टमर्स हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22 में सिर्फ 22% सेल्स को अकाउंट किया। दैट मीन्स कि इनकी जो सेल्स है वो कुछ ही कस्टमर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इनके बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनके ऊपर सेल्स डिपेंडेंट है। एंड ऑब्वियसली जो एप्लीकेशंस है जो इनके प्रोडक्ट्स की वो अक्रॉस इंडस्ट्रीज है, चाहे वो वायर ले लो, ऑयल एंड गैस ले लो, रियल एस्टेट ले लो, सीमेंट, रेलवेज, ऑटोमोबाइल, स्टील, फर्टिलाइजर्स। तो स्पेसिफिकली जो होता है रिस्क कंसंट्रेट होने की वजह से, चाहे वो सिंगल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फ्यू कस्टमर्स हो या फ्यू प्रोडक्ट्स हो, ये जो कंसंट्रेशन है ये कम है, तो इसी वजह से रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद प्लांट्स इनकी 5 लोकेशंस पे है, भिवंडी, रखौली, चौपांगी, जो भी ये 5 लोकेशंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2018 एंड 2019 में इन्हें 2 प्लांट्स स्टार्ट किए हैं। इन दोनों की आप कैपेसिटी देख सकते हैं, अच्छी खासी है। एंड इनफैक्ट ये चिंचपाड़ा में जो है इनके हाउस वायर की 4,46,000 किलोमीटर्स की कैपेसिटी है, केबल की 12,900, तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो रही है एंड अच्छे खासा कैपेसिटी बढ़ाई है कंपनी ने, जिसकी वजह से जिसका फायदा आने वाले सालों में मिल सकता है। क्योंकि 2019 में ये जो लास्ट लोकेशन है इनकी चिंचपाड़ा की वो स्टार्ट हुई थी एंड उसके बाद से आप जानते हैं 2020 में कोविड आ गया एंड उसके बाद से फिर क्या हो रहा है कि डिमांड थोड़ी सी कर्टेल्ड थी एंड रियल एस्टेट भी लास्ट फ्यू ईयर से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। बट आने वाले 10 ईयर्स में कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इस वजह से जो इंक्रीजिंग कैपेसिटी है वो जैसे जैसे ज़्यादा यूटिलाइज होगी, फ्यूचर में सेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी एंड उससे चाहे वो टॉप लाइन हो बॉटम लाइन हो, दोनों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग फोकस ऑन रिटेल, तो रिटेल पे कंपनी अब ज़्यादा फोकस कर रही है। आप कोविड में ऑब्वियसली डिक्लाइन हो गया था क्योंकि रिटेल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा टाइम से लॉकडाउन ही चल रहा था, बट उसके बावजूद अब जो कंपनी का आप देखिए 28% फाइनेंशियल ईयर में रिटेल सेगमेंट से आता था, जो बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 22 में 41% हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ से मार्जिन ज़्यादा आएंगी एंड ऑब्वियसली ये भी दिखा रहा है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। जो ग्रोथ स्ट्रैटेजी है इनकी, ये बेसिकली कैपेसिटी एक्सपेंशन, ये आप देख सकते हैं 2018 2019 में इन्होंने प्लान सेटअप किए हैं जिनकी कैपेसिटी अच्छी खासी है। रिटेल बिजनेस पे फोकस बढ़ गया है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स पे अब ज़्यादा फोकस भी कर रहे हैं एंड फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है एफएमईजी मार्केट, वहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स में। इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं, अभी 1300 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉक प्राइस अर्निंग्स रेशियो जो पी रेशियो है वो 31 के आसपास है, और लिटिल बिट ऑन द हायर साइड है, बट स्टिल जो ग्रोथ कंपनी दिखा रही है उसके हिसाब से मुझे रीजनेबल लगता है। रिटर्न अच्छा खासा है, 24% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 0.97 है। अगेन 2 और 3 तक का होता है पेग रेशियो, तो कहीं ना कहीं 1 से बिलो थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट स्टिल मुझे लगता है ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.5 ऑप्टिम आई मीन आइडियली होना चाहिए, बट स्टिल 0.97 कंपनी जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स लग रहे हैं उस हिसाब से मुझे रीजनेबल लगता है। उसके बाद सेल्स देख सकते हैं, कंसिस्टेंटली इसकी जो इंक्रीजिंग ट्रेंड आप देखने को देखेंगे। मार्च 2020 के बाद इसने ऑब्वियसली सेल्स डिक्लाइन हुई थी 1259 करोड़ से 745 करोड़ हो गई थी कोविड की वजह से, बट उसके बाद से कॉन्स्टेंटली अपने को इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिली है। इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, इनफैक्ट लास्ट 2 3 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, चाहे वो सेल्स में हो, नेट प्रॉफिट्स में हो। एंड अपना ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट्स इसने लास्ट क्वार्टर में ही मारा है 116 करोड़ एंड ईपीएस भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 3 ईयर्स में डबल से भी ज़्यादा हो गया है, तो कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है। उसके बाद जो अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं वो बेसिकली इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट ये सब से देखते हैं, और जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन है एज ऑफ नाउ की कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो बेसिकली हम लोग बैलेंस शीट से देखते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं अपने रिजर्व्स अच्छे खासी स्पीड से बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम जो डेट इक्विटी रेशियो है वो कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है, तो एज ऑफ नाउ डेट काफ़ी मैनेजेबल है कंपेयर टू इक्विटी, तो यहाँ कोई रिस्क नहीं है एटलीस्ट। यहाँ जो एक रिस्क दिखा मुझे कंपनी में, आप देख सकते हैं मार्च 2022 में सिर्फ 229 करोड़ की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आई थी, जबकि आप देख सकते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में अच्छी खासी, इनफैक्ट ओवरऑल जो ईयरली रिजल्ट आए थे इनके फाइनेंशियल ईयर वो ऑलमोस्ट 300 समथिंग करोड़ के नेट प्रॉफिट आया था। उसके कंपैरिजन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मार्च 2022 एंडिंग में
सिर्फ 229 करोड़ की हैं, तो उसको आप ज़्यादा देखेंगे तो आप देखेंगे इन्वेंट्री का जो फिगर है वो -317 करोड़ दिखा रहा है कैश फ्लोज में। इसका मतलब ये है कि 317 करोड़ से इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से कैश फ्लोज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सेल्स उतनी स्ट्रांग नहीं हुई जितनी कंपनी एक्सपेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है। तो आने वाले टाइम में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी सेल्स कंपनी अचीव कर रही है, बट एटलीस्ट ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि कंपनी में भी आने वाले क्वार्टर्स में अच्छी खासी डिमांड एक्सपेक्ट कर रही है, तो कंपनी ऑलरेडी अपनी इन्वेंट्री बना के चल रही है ताकि डिमांड को पूरी कर सके। तो ये बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मोस्टली नेगेटिव में ही रहे हैं। इसका मतलब अच्छा है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा ध्यान दे रही है। उसके बाद अगेन एक कंसर्निंग फैक्टर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 7% डिक्लाइन हुआ है, 7% ऑलमोस्ट 8% डिक्लाइन हुआ है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2019 से मार्च 2020 में ऑलमोस्ट 5% डिक्लाइन हुआ था प्रोमोटर स्टेक। उसके बाद भी 2% के आसपास और डिक्लाइन हो गया, बट लास्ट 3 क्वार्टर्स में प्रोमोटर स्टेक कांस्टेंट रहा है, बट स्टिल 38% अ बिट ऑन द लोअर साइड है। बट एक चीज जो अच्छी लग रही है यहाँ पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो 12% से जून 2019 में ऑलमोस्ट 12% था, जो बढ़ के रेगुलरली इंक्रीज हुआ है, एंड वो अभी बढ़ के 25% से ज़्यादा हो गया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो ये बेसिकली बोलते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है। डीआईआई की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम हुई है, बट स्टिल मोर देन 20% है, एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है, पब्लिक का स्टेक है वो कम हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव लगता है कंपनी को देखते हुए। उसके बाद जो की इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 31 मार्च 2022 में काफ़ी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी की तरफ कॉन्फिडेंस और बढ़ाता है, चाहे वो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड हो। एंड सबसे ज़्यादा पॉजिटिव थिंग लग रही है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यानी एमआईटी की इन्वेस्टमेंट, यानी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऑलमोस्ट उनका 2.39% स्टेक है के ई आई इंडस्ट्रीज में, तो ये पॉजिटिव लगता है। उसके बाद ये टेक्निकल्स है। बेसिकली कंपनी ने अभी रिसेंटली अपने कप एंड हैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कप बना था उसके बाद एक हैंडल बना था, बट हैंडल जो है वो कहीं ना कहीं एक सेकंड हैंडल बनते हुए दिखा, बट स्टिल जो इसकी हैंडल की जो डेप्थ है वो उतनी नहीं होनी चाहिए थी। बट आप देखेंगे एक बार थोड़ी सी डेप्थ ज़्यादा हुई, बट स्टिल उस डेप्थ को अचीव करते ही कंपनी ने वापस ब्रेकआउट दे दिया, एंड अभी रिसेंट में ब्रेकआउट दिया है इस कप एंड हैंडल पैटर्न से। तो कहीं ना कहीं ये बुलिश इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड अभी जो है, जो इसका लास्ट टाइम हाई बना था ऑलमोस्ट वही ऑलमोस्ट 1300 के आसपास, उसी के आसपास कंपनी ने आगे अभी सपोर्ट लिया है। तो ये लेवल काफ़ी क्रिटिकल होगा। यहाँ से कंपनी अगर 3-4% का ब्रेकआउट देती है, या फॉर एग्जांपल अगर 1300 अभी प्राइस चल रहा है, 1320 के आसपास या 1330 के आसपास कंपनी जाती है, तो कहीं ना कहीं फ्रेश ब्रेकआउट के लिए कंपनी तैयार हो जाएगी, स्टॉक तैयार हो जाएगा, एंड आने वाला समय के आई इंडस्ट्रीज अच्छा रिटर्न्स दे सकती है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो पर्सनल स्ट्रैटेजी होने वाली है, मैं इस लेवल को वॉच आउट करने वाला हूँ। एंड कंपनी अगर 1315 1320 के आसपास ये स्टॉक 1320 के आसपास आके अगर सस्टेन करता है, तो उस लेवल पे मैं बाइंग करूंगा। एंड अगर जस्ट इन केस अगर कंपनी यहाँ से या स्टॉक यहाँ से फॉल करता है, तो मुझे लगता है 1200 के आसपास अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अच्छा सपोर्ट है कंपनी के पास। तो लास्ट में डिस्क्लेमर कि ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं थी। आप लोग प्लीज़ अपनी एनालिसिस खुद करिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले। एंड लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काफ़ी एफर्ट्स लगता है इतनी एनालिसिस करने में, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए। एंड अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेंबर्स लोगों के लिए मैं जल्दी ही एक प्राइवेट चैनल चाहे वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे खोलने वाला हूँ, तो आप मेंबरशिप ऑप्शंस भी कंसिडर कर सकते हैं। चलिए इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।